बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये है प्रोग्राम बाखबर। मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, बरतानवी अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स और इसने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें कहा गया कि अबराज ग्रुप के जो बानी हैं आरिफ नकवी, उसने वोटन क्रिकेट के जरिए T20 मैचेस करवाए। अब इस T20 मैचेस में बड़े बड़े लोगों को मदऊ किया जाता था और उनसे पैसे मांगे जाते थे ताकि वो इन मैचेस में शिरकत कर सकें और उनसे जो पैसे हैं वो खुफिया रखे जाएं। उसका मकसद जो है वो बयान नहीं किया गया। और उसके बाद जब फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो रिपोर्ट है वो शाया की है, तो उसमें बताया गया है कि वो जो फंडिंग थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतकिल कर दी जाती थी। मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट जो है वो खुद एक फर्द जुर्म है पाकिस्तान तहरीक के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ। और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मुतालबा किया है कि अब जल्द अज जल्द इस रिपोर्ट को सामने रखते हुए जो ममनुआ फंडिंग केस है उसका फैसला सुना दिया जाए। तो आज हमने सबसे पहले उस पर बात करनी है। आज के हमारे पैनल का तारुफ आपसे करवा दूं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्काइप पर मुर्तजा सोलंकी साहब। शनीला अमार साहिबा हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ ही तशरीफ रखते हैं ताहिर नईम मलिक साहब, जबकि लाहौर में हम खुशामदीद कहते हैं आजम चौधरी साहब को। तो पहला सवाल कुछ इस तरह से है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हकाइक इमरान खान पर फर्द जुर्म के मुतरादिफ हैं या नहीं। मुर्तजा साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका जवाब हाँ में होगा या ना में। मुर्तजा साहब, काइंडली अपनी ऑडियो अनम्यूट करिएगा। जी बिल्कुल, ये जो तफसीलात हैं फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी की, वो खासी होशरुबा हैं और ये एक बहुत वाज़ेह फ़र्द जुर्म आयद होती है। जो उनके पार्टनर्स इन क्राइम हैं आरिफ नकवी, उन पर तो फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है और अगर वो एक्स्ट्राडाइट होते हैं, मुल्क बदरी होती है उनकी अमेरिका, तो वहाँ पर मुमकिना तौर पर 291 साल की सज़ा उनको मिलनी है। लेकिन उनके जो शरीक जुर्म जो इसमें इस स्टोरी के हिसाब से सामने आते हैं वो इमरान खान साहब हैं और जो तफसीलात हैं वो काफ़ी होशरुबा हैं कि किस तरह से आरिफ नकवी साहब ने वहाँ बरतानिया में एक कोई 2-3 साल तक वहाँ पर कोई नाम निहाद क्रिकेट मैच कराए और जो टीमों के जो नाम रखे वो इतने वाहियात हैं कि मैं इस कौमी चैनल पर मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता। लेकिन एक तरह से ये तौहीन है पाकिस्तान की भी और फैसलाबाद और पेशावर शहर के वासियों की भी। तो लेकिन जो दिलचस्प जो बात है वो ये है कि किस तरीके से वो फंड्स जो है वो खैरात के नाम पर फलाही कामों के लिए इकट्ठे किए गए और फिर एक ऑफशोर कंपनी जो है जिनके खिलाफ इमरान खान बहुत लेक्चर देते थे पनामा केस के दौरान, एक ऑफशोर कंपनी में वो पैसे मुंतकिल किए गए। यहाँ तक कि एक मुत्तहिदा अरब इमारात के एक शहजादे से भी $2 मिलियन लिए गए इमरान खान के लिए। ठीक है, कथा कलामी के लिए सोलंकी साहब मैं माजूर चाहती हूँ। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस सोलंकी साहब का जवाब तफसीलन लेंगे। नाज़रीन, हमें इजाजत दीजिए एक ब्रेक की। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। सोलंकी साहब, ओवर टू यू। आप कुछ फरमा रहे थे, कंटिन्यू करिएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि ये लाखों डॉलर की रुकूम है जो कि एक ऑफशोर कंपनी के अंदर डाली गई आरिफ नकवी की तरफ से और फिर वहाँ से पाकिस्तान जो पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं उसमें ट्रांसफ़र की गई और उसमें एक $2 मिलियन, $20 लाख जो है वो यूएई के मुत्तहिदा अरब इमारात के एक शहजादे के भी हैं जिन्होंने डायरेक्टली इमरान खान को फंड किए। तो ये एक तो इसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं। एक तरफ तो ये एक काले धन को स्याह धन को काले सफ़ेद करने का एक वाइटनिंग मनी का भी है किस्सा। बरतानिया के अंदर तो इस पे मामला चलेगा ही चलेगा।
तो ये एक बहुत वाज़ेह एक केस आया है और उसमें जो रिपोर्टर हैं उन्होंने ईमेल्स भी उसका भी हवाला दिया है कि किस तरह से आरिफ नकवी पाकिस्तान में जो उनके बंदे हैं उनको कहते हैं कि ये रकम मैं भेज रहा हूं, लेकिन ये जाहिर नहीं करनी कि कहां से पैसे आ रहे हैं। तो ये जो शैडोई किस्म का जो कारोबार है ये बिल्कुल खुल के सामने आया है और ये उसके अलावा है जो 250 मिलियन डॉलर्स की जो तकरीबन 55-60 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, जो पहले से ही डॉक्यूमेंटेड है इलेक्शन कमीशन के पास। सही। तो ये उसमें एक नया मोड़ है और हालांकि वो इमरान खान और पीटीआई इसकी तरदीद तो कर रही है, जी। लेकिन अभी तक उन्होंने ये ऐलान नहीं किया कि जी वो उसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करेंगे बरतानिया में। जी। अगर ये कोई कानूनी चाराजोई करते हैं तो फिर हम देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। ये जो साफ चली शफाफ चली जो है वो उसका एक चेहरा जो है वो दोबारा आपके सामने आ गया। ठीक है शनिया साहिबा, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं इस स्टोरी के और ये ज़माने ज़द आम भी है। अब इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि हाँ जो फंडिंग है वो ली है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ज़राए क्या थे। तो मुख्तलिफ जावियों से आप भी बयान करिए इस स्टोरी को और ये भी बताइए क्या ये फ़र्दे जुर्म के मुतरादिफ हो सकती है या नहीं। देखिए मदीहा, इस में दो चीज़ें याद रखें। एक तो जो फंडिंग आई है वो फंडिंग जो थी वो चैरिटी के लिए थी, लेकिन वो इनकी पार्टी के अकाउंट में आई है सियासत के लिए, चैरिटी अस्पताल के लिए। जी। दूसरी आप चीज़ ये देखें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। आरिफ नकवी का भी हमें देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर रोल क्या था। ये के इलेक्ट्रिक के मालिक हैं, इनका जो अबराज ग्रुप है के इलेक्ट्रिक उसमें आता है। जो आरिफ नकवी साहब थे, इन्होंने जब मियां नवाशी साहब का दौर था तो ये के इलेक्ट्रिक को शंघाई इलेक्ट्रिक जो चाइना की कंपनी तो उनको बेचना चाहते थे। उस वक्त ये नादहिंदा थे सुई नौदरन के 25 अरब रुपए इन्होंने अदा करना था। तो इन्होंने नवाशी साहब को कहा कि जी आप ये जो है गवर्नमेंट के खाते में डाले 25 अरब रुपए और हमारी डील करवा दें। हुकूमत नहीं मानी, ठीक है। उसके बाद जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो फिर दोबारा से इस डील के लिए कोशिश हुई और इस डील के लिए जो कोशिश होती थी उस मीटिंग में ये आरिफ नकवी साहब खुद भी बैठे होते थे। अच्छा, उस वक्त ये नादहिंदा हो गए थे 85 अरब रुपए के। और जो इमरान खान साहब थे, अगर आपको याद हो, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया था जिसमें यह था कि जो 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 नादहिंदा है गैस सुई नौदन के उनको माफ कर दिया जाए। लेकिन इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि उनको ये ऑर्डिनेंस वापस लेना पड़ा और ये सारा बेनिफिट उन्होंने देना था आरिफ नकवी साहब को। फिर जो बशीर मेमन साहब थे वो इंक्वायरी कर रहे थे अबराज ग्रुप के खिलाफ। तो इमरान खान साहब ने बशीर मेमन जो FIA के डायरेक्टर थे उनको बुला के कहा कि आप नहीं जानते आरिफ नकवी कौन है? उनका जी मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा जी ये मेरा दोस्त है, मेरी पार्टी के लिए फंडिंग करता है, आपने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। उसने कहा कि देखिए 25 अरब के वो नादहिंदा है। तो इमरान खान साहब ने कहा अगर मैं उसको वेव ऑफ कर दूं, तो उन्होंने कहा जी आप तो नहीं कर सकते इसको, आपके पास क्या अथॉरिटी है? अब हुआ ये कि उतनी देर में बरतानिया गए, वो गिरफ्तार हो गए। जब वो बरतानिया में गिरफ्तार हुए तो वहां पे जिन लोगों का उन्होंने कांटेक्ट नंबर दिया वो कौन थे जी? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, अब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं। तो पहले तो आप ये देखें कि ये मुल्क की मुफाद के अंदर जिन्होंने उनको पार्टी को सपोर्ट किया और कितना नुकसान वो कौमी खजाने को। कल भी हमने बात की थी कि 50 अरब रुपया जैसे उन्होंने नवाजा मलिक रियाज को 25 अरब इनको माफ करने लगे थे वो। फिर जो आरिफ नकवी साहब हैं उनकी जो अबराज ग्रुप है वो लेती तो वो चैरिटी है, उनको डिफेंड भी करता है, USAID भी करता है, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस। किस लिए कि आप उन ममालिक में जो गरीब ममालिक है आप जाके हेल्थ केयर को के लिए उनको फैसिलिटेट करें। उन्होंने वो पैसे कुछ अपने रिश्तेदारों को दे दिए, कुछ उन्होंने इधर PTI के अकाउंट के अंदर डाल दी। अब ये इंक्वायरी चल रही है अमेरिका के अंदर। जो इमरान खान साहब एक अमरीकी साजिश का बयानिया बनाते हैं ना, उसकी एक वजह यह भी है कि इनको पता है कि कल को जब अमेरिका के अंदर ये तहकीकात होगी तो किस तरह पता चलेगा कि हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इनकी पार्टी के अंदर पैसे आए हैं। 64 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, हुंडी के जरिए इमरान खान के जो पार्टी के फंड्स है उसके अंदर आया है। इजराइल की कंपनी ने उनको ये पैसे दिए हैं। अमेरिकन जो अमेरिका के इंडियन नेशनल्स हैं उन्होंने इनकी कंपनी के अंदर पैसे दिए हैं। आप जूश जो फंडिंग डायरेक्टरी उसमें भी जाके देखें, एक कंपनी जो है बैरी एस जिन्होंने इमरान को फंडिंग की हुई है उसमें उसका रिकॉर्ड भी आ रहा है। तो सिर्फ एक ये ट्रांजेक्शन नहीं, अभी बहुत सी और जो हैं जो कि हम इसलिए तो कहते हैं ना कि इलेक्शन कमीशन जो वो अपना फैसला करे तो आपको ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात मिलेंगे कि दंग रह जाएंगे कि किस तरह से इस पार्टी को
इस मुल्क को तबाह करने के लिए सपोर्ट किया गया। फिर दुबई वाला मामला आपके सामने है कि वहां से जो फंडिंग है उसका मकसद क्या था कि गवादर पोर्ट पे काम रोकना था, सी पैक को पे ऊपर काम रोकना था। तो ये चीजें चल रही थी। अब आप ये देखें कि जो आरिफ नकवी है उनके बारे में जब फवाद चौधरी इस्लामिक टच देते हुए कहते हैं कि जब कोई जो मुसलमान है वो अरबपति हो जाता है, इजराइल उसके खिलाफ हो जाता है, तो इनको तो दुबई में अल अरेबिया केस में भी 3 साल की सजा हुई है। तो ये तो बड़े ताने बाने जो इंटरनेशनली जाके जुड़ते हैं, और इसकी सारी चीजें जब आहिस्ता आहिस्ता डिटेल आएंगी तो भी बहुत कुछ आएगा। फर्दे जुर्म आयद होती है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग हुंडी के ऊपर, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी, कि जो बंदा आपकी पार्टी को फंड करता रहा है आप उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो इमरान खान साहब पे 3-4 केसेस तो देखें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, मलिक रियाज वाला भी हो गया, ये आरिफ नकवी वाला भी हो गया, तोशा खाना भी हो गया, तो अभी और भी बहुत से केसेस जो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएंगे कि कैसे 4.25 साल के अंदर उस वजीर आजम ने जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक को रमीन दिया था, इस मुल्क का करप्शन के नए से नए रिकॉर्ड कायम किए। आप ये देखें कि जब ये चीज हमारे सामने आती है कि जितना कर्जा हमने 80 साल में लिया है उसका 70 साल में लिया उसका 76% पीटीआई ने लिया है, तो वो कर्जा आखिर लगा कहाँ पे? कि आपको कोई मंसूबा इस मुल्क में लगा हुआ नजर आता? नहीं आता। ये भी अब सामने आना चाहिए कि वो कर्जा इस्तेमाल कहाँ पे हमने किया। ठीक है ताहिर साहब, आपने सुना है शनीला साहिबा ने बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू जो है वो सामने लेकर आई है इस रिपोर्ट के हवाले से। अब दीगर पहलू भी हैं कि जिस तरह से अबू धाबी के एक शाही खानदान के शहजादे हैं, उन्होंने भी फंडिंग दी है। अब अमेरिका का नाम भी बीच में आ रहा है और बरतानवी रिपोर्ट है, बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट है। तो ये जो सफारत खारी जो हमारा बैनुल अक़वामी एक ताल्लुक है उससे उसके हवाले से भी अगर आप कुछ बताना चाहे वो भी बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि ये फर्दे जुर्म साबित के लिए पूरा एक मटेरियल है या नहीं है, ये भी आप बताइएगा। जी, मेरी राय में ये मटेरियल है। और देखें हमारा पॉलिटिकल कल्चर इवॉल्व हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन एक्ट है और उसमें ये ज़ाब्ते कि पार्टी के हिसाबात की क्या तफसील होगी, ऑडिट उन्हें कराना पड़ेगा साल में, और पार्टी फंडिंग के हवाले से कवानीन है। तो ये तमाम सियासी जमातों को बशमूल पीटीआई को ये अपनी वेबसाइट पे देने चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट भी। जहाँ तक आपका ये सवाल है, देखें अमेरिका में ऐसे होता है कि वहाँ लॉबिंग और फंडिंग लीगल है, तो लेकिन उसके ये कुछ पैमाने और ज़ाब्ते हैं। वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, कार्टल्स का पैसा, मोनोपलीज का पैसा, बैरूनी मुल्क कॉरपोरेशनों का पैसा, बैरूनी हुकूमतों का पैसा, ये आप नहीं कर सकते, और डॉक्यूमेंटेड होता है। वो सारा जो काला पैसा है ये जो इस चैनल से आता है उसका ये होता है कि अगर वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस वजह से भी है कि एक हुकूमत फॉर्म हो जाती है और वो उनकी मरहून मिन्नत है, तो वो आपकी नेशनल कौमी सलामती के लिए ख़तरा होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंद तंजीमें हैं जो रियासत से बरसरे पैकार हैं, दहशत गर्द हैं, उनकी बैरूनी फंडिंग हमने फैटफ के तहत बहुत ख़त्म की है, और इन इकदामात से आलमी जो इदारे हैं वो भी खुश हैं। इसी तरह हमें अपनी सियासी जमातों की जो फंडिंग है उसको शफाफ बनाना है। और ये बैरून मुल्क जो फंडिंग होती है इसमें 1-2 मसाइल हैं। एक तो ये है कि वो जो बिजनेस की कंपनी है उनमें ज़रूरी नहीं पाकिस्तानी, गैर मुल्की भी उसमें हिस्सेदार होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। दूसरा, दोहरी शरीयत के हामिल हैं। मेरा मकसद उन पे शक करना नहीं है, लेकिन इस पे जो लाज हैं क्लियरली जब हम देखते हैं। और तीसरी अखलाकी जिम्मेदारी ये है कि इमरान खान साहब की जो शौकत खानम ट्रस्ट है उस पे पाकिस्तानियों का ट्रस्ट है, ईदी ट्रस्ट है, इस तरह के इदारे जो काम कर रहे हैं, जमात इस्लामी कुर्बानी की खालें जमा करती है। तो फिर मज़ीद इस पे हमें एक चेक होता है कि जो एक चैरिटी का काम है उसके अंदर जो एक शख्सियत है, फ़र्द या इदारा वो काम कर रहा है, तो उनको तो और ज़्यादा शफाफियत की ज़रूरत है। तो ये जैसे शानीला ने इशारा किया, यहाँ फ़खर दुरानी एक रिपोर्टर हैं न्यूज़ के जिन्होंने तफसील से खबर की है, अगर वो पैसे जो उनकी खबर के मुताबिक है कि वो डाइवर्ट हुए हैं इसमें पार्टी फंड में, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। क्योंकि देखिए ज़कात, सदकात और जो खतरा है फितराना है, ये चीज़ें सदका ये आप शरई असूलों के तहत देते हैं
और जो सियासत में आप पैसा आते हैं वो एक दुनियावी तकाजे जी। हैं। तो इन चीज़ जो बाहर पाकिस्तानी हैं उनको भी चाहिए, बल्कि बहुत सारी गवर्नमेंट एडवाइजरी भी जारी करती है कि तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये लैंडमार्क एक डिसीजन होगा, इसको हमें डिले नहीं करना चाहिए। ठीक है। और इसके से सीख के बाकी पार्टियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, अपने मामलात शफाफ करने चाहिए। जो मगरब का हवाला देते हैं इमरान खान साहब बहुत अच्छे, क्योंकि जमहूरियत एक मगरबी उसकी वहाँ नशो नमा हुई है जी। तो वो बड़े वहाँ हमें हॉलैंड के वज़ीर आज़म के, स्वीडन के वज़ीर आज़म के, बरतानिया के वो बताते हैं जी। तो लेकिन वो इस दर्जा अकाउंटेबल होते हैं कि 20-30 डॉलर का भी हिसाब है। ठीक है। तो यहाँ पे उनको ये, बल्कि सोलंगी साहब को तो इत्तेफाक हुआ है अमेरिका जी, में रहने का भी, जी। तो पिछले इलेक्शंस में भी वहाँ पे जो रशियन वेल्थ का उसका फंडिंग का अमेरिका में बड़ा मेजर इशू था अमेरिका की सियासत में, इसको ट्रंप और रिपब्लिकन ने हाईलाइट किया और डिबेट हुई। मेरी भी राय में इसमें पाकिस्तानी माशरे में, मीडिया में, सिविल सोसाइटी में भरपूर डिबेट होनी चाहिए कि फंडिंग और लॉबिंग किन कॉरपोरेशंस की, किन हुकूमतों की और किन कार्टेल्स की गैर कानूनी है, नहीं होनी चाहिए, इसको वाज़े होना चाहिए। ठीक है आजम साहब, आप क्या कहेंगे? फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसके हकाइक इमरान खान पर फर्द जुर्म के मुतरादिफ हैं या नहीं, आपकी राय क्या है? जी देखें, मगरबी अखबारात ख़ुसूसन ये फाइनेंशियल टाइम्स वो बग़ैर तहकीक के कभी ना कोई ख़बर छापते हैं, ना उन्होंने कोई ऐसा कभी माजी में ऐसी कोई एग्जांपल है। देखिए अगर उनकी ख़बर के अंदर कोई ज़रा सा भी सुकम होगा तो इमरान खान साहब के पास वहाँ पे कानूनी फोरम मौजूद हैं, खान साहब वहाँ पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मेरे साथियों ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि वो वहाँ पे कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। और ये तो बड़ी सीधी सीधी एक देखें ना मनी ट्रेल इसमें मौजूद है कि किस तरह पैसे इकट्ठे किए गए क्रिकेट मैच के नाम पे किए, क्योंकि इसमें बड़ी तफसीली बात हो चुकी है आरिफ नकवी साहब की, उनकी कंपनियों पे भी, और ये सारा जो फंड रेजिंग की गई इस पर भी। लेकिन अगर ये पैसे वाकई ही शौकत खानम के लिए या फलाह के लिए, वेलफेयर के लिए इकट्ठे किए गए थे, उनको पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, तो ये तो सीधा सीधा एक जुर्म है। इसको तो फिर ये इस रिपोर्ट को तो हम सीधी सीधी फर्द जुर्म ही कहेंगे ना। तो उस पर मैं समझता हूँ कि इस पर फौरी तौर पे इसका फैसला आना चाहिए, इसको लटकाने की अब ज़रूरत नहीं है। अगर हम बैरून मालिक की देखें, वहाँ पे भी लोग जब फंडिंग करते हैं, जब पॉलिटिकल फंडिंग भी आप देखें कि वहाँ पे किसी भी उम्मीदवार को जब पैसे दिए जाते हैं तो साथ उनको ट्रैकिंग फैसिलिटी दी जाती है। वहाँ पे जो बंदा जो डोनर होता है उसको एक कोड दिया जाता है, वो देखता है कि उसके पैसे कहाँ पे किस जगह पे लगे हैं। अगर किसी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है उसमें भी उसके पास ये फैसिलिटी होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि चाहे आप वेलफेयर के लिए फंडिंग करें, चाहे आप पॉलिटिकल पर्पस के लिए करें, किसी को ये नहीं पता कि उसके पैसे जा कहाँ रहे हैं, खर्च कहाँ हो रहे हैं, उनको किस मकसद के लिए उसने दिया था और वो कहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये तो सबसे बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि आप वेलफेयर की मद में पैसे ले रहे हैं और आप अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है वहाँ पे इमेज बिल्डिंग या किसी और काम के लिए आप उसको लगा रहे हैं। जिस तरह आरिफ नकवी साहब के बारे में ये बात हुई बड़ी डिटेल से, देखिए उनका किरदार तो सबके सामने है। अब इसमें असल चीज़ जो डिफ़ाइन करने वाली ये है कि क्या वाकई ही मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्योंकि इस वक्त देखें पूरी दुनिया का कोर इशू इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग है। फेटफ का पूरा जो है निगरानी उसके ऊपर है कि पैसा कहाँ से किधर जा रहा है और किस मकसद के लिए जा रहा है। अगर तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है तो फिर तो इसमें कुछ सोचने की भी बात नहीं है, फिर तो ये फैसला आ जाना चाहिए था। 8 साल इस फैसले पे लगे हैं, हैरान कुन है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सीधी सीधी फर्द जुर्म है और इलेक्शन कमीशन को अपना फैसला दे देना चाहिए। ठीक है, मैं एक चीज ऐड कर दूं। जी सनीला, देखें जो इमरान खान की पार्टी है वो कल से बहुत गैर मंतकी दलीलें दे रही है इस स्टोरी के हक में। सीधी सी बात है, आप बरतानिया जाएं, आप जाकर उन पे केस कर दे, जैसे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में डेली मेल में एक स्टोरी आई थी और उन्होंने वहां पे उस पर केस किया। सागदार साहब ने, नासिर भट्ट ने एक प्राइवेट चैनल के खिलाफ केस करके जीता। तो अगर इमरान साहब समझते हैं कि ये स्टोरी के फैक्ट्स ठीक
ठीक नहीं है। बरतानिया माशरे की तो एग्जांपल देते हैं, वहां पे बिल्कुल, केस कर दें, हम भी बिल्कुल। मान लेंगे अगर वो जीत जाएंगे बिल्कुल, कि बड़ा वाकई आसान है इसमें कि कोई वहाँ भी पे हम इसमें- केस कर सकते हैं और बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पे केस किया और जो केसेस है वो जीते भी हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। हम फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट तो आजकल में आई है। जो ममनुआ फंडिंग केस है वो गुज़िश्ता 8 साल से इलेक्शन कमीशन के पास है। गुज़िश्ता 8 साल से ये केस पेंडिंग क्यों है, हमने अब इसकी वजूहात जानने की कोशिश करनी है। तो सवाल कुछ इस तरह से है, फैसला ना देने में कौन सी वजूहात मना है? सबसे पहले सोलंकी साहब, आपकी जानिब चलेंगे। तो 8 साल लगे हैं। कोई 350 कंपनियों ने इसमें इनको फंड किया है, गैर मुल्की शहरी हैं। और आज अगर आप देखें कि हमारे जो वजीर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, जी, जी। उन्होंने कंबाइंड जो इसकी अमाउंट निकाली है वो कोई $250 मिलियन के करीब है, जी, जो कि कोई 55-60 अरब रुपए जो है वो बनते हैं। आप ये न भूलें कि जो रकम बरतानिया से आई थी नेशनल क्राइम एजेंसी से, $190 मिलियन, वो भी कोई 50-55 अरब रुपए के करीब थी। तो ये तो यहाँ पर जो सिलसिला है कि 8 साल से वो केस लटका हुआ है। जी, जी, कोई 50 से ज्यादा जो है वो इन्होंने इल्तवा की दरखास्तें दी हैं। 9 के करीब जो है वो वकील तब्दील कर चुके हैं, सिवाय इसके कि इस केस को रोका जाए, ताखीर की जाए। और इसी वजह से इन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल नहीं होने दिया था अपने दौर में, ताकि अगर इनके खिलाफ फैसला है तो कहें कि जी ये तो इलेक्शन कमीशन ही मुकम्मल नहीं है। लेकिन पिछले 4 महीनों के अंदर भी आपने देखा कि इन्होंने मुसलसल दबाव डाला है इलेक्शन कमीशन पे। अब इनको जरा यकीन हो गया कि इलेक्शन कमीशन भी मुकम्मल हो गया और एक नई हुकूमत भी आ गई है, तो अब ये मुसलसल उसको निशाना बना रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो ये खुद लाए थे, और ताकि किसी तरह से उनके खिलाफ फैसला ना आए। तो अब मेरे ख्याल में इसमें मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। 1 महीने से ज्यादा हो गया है, ये फैसला महफूज है। पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि शहरी महफूज हैं या नहीं है, लेकिन फैसला जो है वो अच्छा खासा महफूज है। तो इसकी जरा हिफाजत खत्म करे इलेक्शन कमीशन और ये ले आए। हमें पता है कि जी जो कानूनी नुकात क्या हैं, जी, जी, इसमें जो फॉरेन फंडिंग है जी, वो तो साबित हो चुकी है। अब उस पर कार्रवाई हुकूमत ने ही करनी होगी, लेकिन कम से कम इलेक्शन कमीशन उसको इस्टेब्लिश तो करे कि जी हाँ ये हुआ है। जी, और जो नई जो तफसीलात आई हैं कल फाइनेंशियल टाइम्स की, वो इस केस में पहले से शामिल नहीं है, तो उनको भी शामिल करना चाहिए और इसका जल्द से जल्द जो है वो फैसला होना चाहिए। ठीक है। ये रकम इतनी बड़ी है, जी, सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन के पास जो केस है $250 मिलियन ठीक है। के पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऊपर से नीचे तक पूरे सूबे के अंदर आप तमाम तिबी सहूलियात, टेक्नीशियंस, स्टाफ रख सकते हैं कि वो उनको इधर नहीं आना पड़े। ठीक है, इतनी बड़ी रकम है। सोलंकी साहब बहुत शुक्रिया। शरीजा साहिबा, आप भी बताइएगा कि कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से वजूहात जो हैं माने हैं। आप ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ये केस जो है उनके पास 8 साल से है, लेकिन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं कि इसका फैसला जल्द आ सकता है, ये बयान करिएगा। देखिए, फैसला तो आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये जो केस था ये स्टार्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया था पीटीआई के खिलाफ। ये इनके बानी रुकन थे अकबर एस बाबर, वो लेके गए थे इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल एक्ट में है कि आप किसी भी फॉरेनर से या किसी कंपनी से या किसी भी इंडिविजुअल से फंडिंग नहीं ले सकती कोई भी सियासी पार्टी। तो उन्होंने ये बात कही थी कि इस जो पीटीआई है इसके अकाउंट्स के अंदर कंपनीज ने भी, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने और डिटेल मतलब आ तो इलेक्शन कमीशन के पास तो आ चुकी है, अवाम के पास अब आनी शुरू हो रही है कि इसराइल की कंपनी ने भी इनको फंडिंग की थी। एक जो यूएस सिटीजन थे इंडियन बॉर्न और इंदौर, उन्होंने भी इस कंपनी को किया हुआ है। एक पाकिस्तानी है जिनकी बीवी इंडियन है, उनकी कंपनी मुंबई में रजिस्टर्ड, उन्होंने भी इनको फंडिंग की। और जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बताया, ये कुछ 60-64 अरब के करीब इनको फंडिंग आई है। सही। अब उसमें
जिसमें फॉरनर्स भी हैं, जिसमें और जो अबराज ग्रुप वालों के जो भी हमारे सामने जो आगे उनकी वोटर लिमिटेड कंपनी, उसमें जब उन्होंने चैरिटी के लिए लोगों को बुलाया तो उसमें आपको नहीं पता कि वो सारे पाकिस्तानी थे। हालांकि इन्होंने एफिडेविट दिया था आरिफ नकवी की तरफ से, लेकिन जो अब स्टोरी आई उससे हमें ये पता चला कि वो जो लोग वहां पे इनवाइट किए गए थे वो सारे पाकिस्तानी नहीं थे। इन्होंने ये कहा कि जी उन्होंने जो चैरिटी लिया वो सारे पाकिस्तानियों से लिया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें सारी आपके सामने आ रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि शायद इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इमरान से खौफजदा हो गए हैं कि जो जिस तरह वो धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह वो उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, उस चीज से वो खौफजदा होकर बैठे हुए हैं, इस वजह से वो नहीं दे रहे हैं। हालांकि उनको खौफजदा होने की जरूरत तो नहीं, वो एक आईनी अदारे के सरबराह हैं, ऑटोनमस बॉडी है उनकी, वो खुद से फैसला ले सकते हैं, जो उनकी अखलाकी और कानूनी अब जिम्मेदारी है। और 8 साल बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी केस का फैसला करने के लिए। जी। और जब आपकी अब प्रोसीडिंग सारी कंपनियां तो भी प्रोसीडिंग आपकी हो ना, जैसे कि पीटीआई जो थी वो बार बार अदालतों में चली जाती थी, जाके केस को रुकवा देती थी। कभी वो कहती थी कि इलेक्शन कमीशन मजाज नहीं उसको सुनने का, कभी वो अपने वकील चेंज कर लेती थी, कभी कहती फैसला। अब हम आगे बढ़ेंगे। ताहिर साहब, आप क्या कहते हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं? एक तो ये कि देखें हमारे जो इदारों में या अदालती निज़ाम इंसाफ है, इंतखाबी उज़रदारियाँ भी, कल भी यहाँ बात हुई कि वो इतना गुजर जाता है टाइम कि वो टेन्योर पूरा हो जाता है, और बाज़ केसेस में डिग्री की तस्दीक भी जो है वो टर्म गुजर जाती है एक इलेक्टोरल उसकी मेंबर की ऑफ पार्लियामेंट की। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियन को, पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि इसको जो लोअर कोर्ट्स में या उसमें भी फैसले का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जब समाअत मुकम्मल होगी, दोनों तरफ से बयानात कलम बंद हो गए, और शनीला ने बताया कि नीचे कोई ऐसी आपकी रुकावट भी नहीं, कोई स्टे भी नहीं, तो फिर उस फैसले को बाज़ औक़ात ये है कि तहरीर भी हो चुका होता है, अनाउंस नहीं किया जाता। इसी तरह हमारे यहाँ बहुत सारे अहम वाक़यात, पुरस्रार वाक़यात और कुछ दहशत गर्दी के वाक़यात, कुछ शख्सियात के कत्ल के कमीशंस बने हैं बड़े हाई पावर्ड, और उनकी रिपोर्ट आज तक मंजर आम नहीं हुई। तो जो ये देखें जो बुनियादी एडिफिस है जमहूरियत का और महज़ब रियासतों का, वो है पीपल्स राइट टू नो, अवाम का जानकारी का जानने का हक है, तो उसे महरूम नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को टाइम फ्रेम पे उस पर करना चाहिए लेजिस्लेशन कि इस टाइम फ्रेम में अदालतें या इदारे ये फैसला सुनाएं, उसके बाद एक ग्रेस पीरियड भी रखा जाए। देखें कोई हंगामी हालात हो जाते हैं, फ्लड है, लेकिन ये जो 8 साल और 10-10 साल केस चलते हैं, बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि स्टे एक हमारे यहाँ चीज़ है, इलेक्शन कमीशन से हट के भी या इलेक्शन कमीशन में एक फ्रीक स्टे ले आता है, और वो स्टे फिर आगे उसकी केस की तारीख ही नहीं पड़ता चलते, उसमें से लोग रिटायर हो जाते हैं। उस दौरान जो आप देखें इलेक्शन कमीशन में जिन लोगों ने इस पर तहकीकात की होंगी, वो अपनी 2-3 साल की टर्म पूरी करके उनके बाद मजीद आए, वो 3 मुख्तलिफ अदवार गुजार चुके मुख्तलिफ तरह, अब नए लोगों की तकर्री हुई है। तो ये बड़ा है, और ये सारे इदारे जो हैं ये अवाम को जवाबदेह हैं और इनको एक टाइम फ्रेम में देना चाहिए। इससे इन चीज़ों से भी सिस्टम में एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है जब आम आदमी गुजर रहा है और चेहरे तब्दील हो रहे हैं, केस वहीं का वहीं है। आजम साहब, वजूहात क्या हो सकती हैं आपके नजदीक? देखें, हम पहले भी बहस कर चुके हैं अदारों की रिफॉर्म्स के हवाले से, अदारों की बेहतरी के हवाले, और ख़ुसूसी तौर पर जुडिशल रिफॉर्म्स पे हमने बड़ी डिटेल पे इस पर बात की। देखें, ये इलेक्शन कमीशन का ये वाला जो एक रोल है, ये जुडिशल रोल है इलेक्शन कमीशन का। जी हाँ जी। जब देखें इससे पहले इंटरोगेटिंग एजेंसीज उन्होंने इतना वो टाइम लिया, उसकी एविडेंस कलेक्ट की, सारा कुछ करके इलेक्शन कमीशन के हवाले किया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम था कि फौरी तौर पर उस पर फैसला करके उसको अनाउंस कर दिया जाता। लेकिन हमें आज तक ये चीज़ें समझ नहीं आ पाई कि फ़ैसले महफूज क्यों किए जाते हैं। आप देखें, जब फैसले महफूज किए गए हैं उसके बाद गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, इबहाम पैदा होते हैं, उस पर चहमगोइयाँ शुरू होती हैं और अदारों की क्रेडिबिलिटी भी दाव पे लगती है। और इस पे मैं नहीं समझता कि ये इलेक्शन कमीशन के लिए कोई बेहतर ये चीज़ है कि वो 1 माह से उसको महफूज करके बैठे हुए हैं। जिस तरह कल अभी हमारे साथी आगा साहब ये बात कर रहे थे कि फ़ैसले महफूज करने की कुछ वजूहत होती हैं, हालातों वाक़यात देखती हैं अदालतें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो, कोई वैसे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो उसका टाइम 1-2 दिन 4 दिन इतना होता है। महीनों पे मुहित फ़ैसले जब महफूज किए जाते हैं तो ऑब्वियसली उसके बाद उस अदारे की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठते हैं।
तो इलेक्शन कमीशन देखें, इस वक्त इलेक्शन कमीशनर जिस तरह पहले बात की कि इनका अपना पसंदीदा बंदा था, रेलवे से लेके आए शेख रशीद साहब और उनकी बड़ी तारीफ़ की, उनको इलेक्शन कमीशन में लगाया और उस वक्त उनकी क्रेडिबिलिटी के गुण गाए जाते थे। आज पता नहीं कौन सी ऐसे उनमें कोई ख़राबी निकल आई है कि उनके हवाले से बड़ी तकरीरें की जा रही हैं और उनको मुतनाज़ किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी भी इज़्ज़त इस फैसले के साथ मशरूत है और कमीशन की भी है कि फौरी तौर पर इसको अनाउंस करें, क्योंकि हीले बहाने जितने होने थे वो गुजर चुके हैं। उन्होंने चले अदालती कार्रवाइयों में रुकावटें डाली, कभी पिटिशनें दायर की, कभी अपीलें दायर की, लेकिन अब वो टाइम गुजर चुका हुआ है। अब तो 100% उनके अपने कंट्रोल में एक फाइल पड़ी है, फैसला पड़ा है, अब तो सिर्फ अनाउंसमेंट की ज़रूरत है। तो लिहाजा उनको फौरी तौर पे इसको अनाउंस कर देना चाहिए। ठीक है आजम साहब, आपका जवाब आ चुका है। नाज़रीन, हमने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट बात की और उसके बाद हमने ये बात की है कि ताख़ीर क्यों हो रही है। हम आगे बढ़ेंगे, हम कुछ मौज़ूआत से हटकर बात करेंगे, मुल्क की बात करेंगे। जब एक मुल्क तरक्की करता है, ऊपर की जानिब जाता है, तो आवाम भी ऊपर की जानिब जाती है, और अगर एक मुल्क नीचे की जानिब जाता है तो उसकी आवाम को भी फ़र्क पड़ता है। तो कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर रियासत को, रियासती इदारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को और तमाम अफराद को मिलकर काम करना होता है। तो कुछ एक ऐसा ही टॉपिक है, वो IMF का टॉपिक है कि जब IMF से जो अदायगी है वो बर वक्त आ जाएगी तो मुल्क तरक्की करेगा और कुछ मसाइल हैं पाकिस्तान के मुआशी वो हल हो जाएंगे। सवाल कुछ इस तरह से है कि आर्मी चीफ ने फ़ोन कॉल पर इमरान खान के वावेले का कोई इखलाकी या सियासी जवाज़ है। सबसे पहले मुर्तज़ा साहब आपसे जानेंगे कि इमरान खान साहब एक वावेला कर रहे हैं, क्या उनके पास ये सियासी या इखलाकी जवाज़ है या नहीं? मैंने कल जब खान साहब का ये बयान देखा तो मैं खुद एक शॉक में था कि क्या ये वही इमरान खान है जो पिछले 4 साल मुल्क के वजीर आज़म थे। कोई दिन खाली नहीं था, कोई उनका दौरा नहीं था जिसमें रियासत के तमाम इदारों ने उनकी मदद न की हो। जब वो ट्रंप से मिलने गए तो आर्मी चीफ उनके साथ थे, DGI साथ थे, और जब कोई अहम रियासत का काम होता है तो उसमें तमाम लोग जो है वो मिलकर काम करते हैं। तो उस वहाँ पर जो उनका दौरा था उसमें भी जो आर्मी चीफ था उनका रोल था। जो खलीजी ममालिक हैं, सऊदी अरब में जो दौरा था उसके अंदर भी, UAE के अंदर भी, चीन के अंदर भी, और कई दफ़ा बरमला इमरान खान इंटरव्यूज में, जलसों में कह चुके हैं कि जो किरदार आर्मी चीफ ने अदा किया है वो इंतहाई शानदार है खारजा पॉलिसी में। और अब क्योंकि आप सिर्फ वजीर आज़म नहीं रहे और मुल्क आप एक बदहाली में छोड़कर गए हैं, और वहाँ पर अगर आर्मी चीफ ने एक अमेरिकी एहलकार को कॉल किया तो आप उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब इमरान खान जिसके इतने अभी सबूत आपके सामने आए, मनी लॉन्ड्रिंग के और जो दूसरे जो जराइम के, अब आप जो है वो लोगों पर शक करेंगे कि जी वो ये कर रहे हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक भी बात है, लेकिन ये इससे मुनाफिकत जो है इमरान खान की वो खुलकर सामने आती है कि उनको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि मुल्क को जिस खूह खाते में डाल के गए हैं इसमें अगर कोई भी उसको निकालने की कोशिश करता है तो आप उन पर हमला। ठीक है सोलंकी साहब। शनीरा साहिबा, IMF का जो मामला है वो अगस्त में छुट्टी पर जाएगा, उनकी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, तो ये मामला जल्द से जल्द हो जाए तो मुल्क को फायदा होगा। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल हम जो IMF का है उनका बोर्ड की मीटिंग होनी है अगस्त के 3rd वीक में। तो आर्मी चीफ जो थे उन्होंने इसलिए वहाँ पे कॉल की कि अगर आप हमें इसमें फैसिलिटेट कर दें, क्योंकि सबको पता है कि IMF के अंदर जो है वो बहुत बड़ा जो स्टेक वाले हैं वो अमेरिका है। तो इस वजह से उनसे एक रिक्वेस्ट की गई। देखें, सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर हमारे मुल्क की इकोनॉमी मजबूत होगी तो हमारा दिफा भी मजबूत होगा। और ये कैसे हो सकता है कि जब आपके मुल्क में कोई क्राइसिस हो तो आपके ये इदारे जो हैं वो सिर्फ बैठ के देखें, क्योंकि उन्होंने मुल्क के दिफा उन्होंने भी करना होता है, इकोनॉमी मायशी तौर पर भी और सलामती के लिए भी। तो उन्होंने जो कॉल की है वो मुल्क की सलामती के लिए एक कॉल की है, इस पाकिस्तान को एक बहरान से निकालने के लिए की है। मुझे तो इमरान खान साहब की ये मुनाफिकत समझ ही नहीं आती। बड़ी डिटेल के साथ मुस्तफा सोलंकी साहब ने बता दिया है
कि देखिए उनके दौर में उनके लिए सियासी तौर पे भी चीजें मैनेज की गई, अखलाकी तौर पे भी मैनेज की गई। जब वो खुद मुंह से कहते थे कि मैंने कोई बिल पास करवाना होता था तो मेरे लिए अरकान को जो था वो सारा मैनेज किया जाता था। आज जब वो मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं, रियासत के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आप उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपने फिर वही मुनाफकत अपनी दिखा के उसके खिलाफ तनकीद करना शुरू कर दी है। और इमरान की सियासत का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि ये अपनी जात से आगे निकलते नहीं, ये कभी भी मुल्क के मफाद में नहीं सोचते, रियासत के मफाद में नहीं सोचते हैं। जब ये हुकूमत के अंदर होते हैं तो तभी ये अपने लिए सब चीजें चाहते हैं, हर चीज चाहते हैं मेरे लिए मैनेज की। जब ये निकल जाते हैं तो ये फौरन ब्लैकमेलिंग के ऊपर आ जाते हैं, तनकीद करने के ऊपर आ जाते हैं। ये अब उनको ये अपनी सियासत छोड़नी होगी। अगर उन्होंने लीडर बनना है इस मुल्क का तो उनको सबसे पहले तो रियासत के बारे में सोचना चाहिए। आपके साथ हर दौरे में आर्मी चीफ होते हैं तो वो ठीक होते हैं, आपके लिए हर चीज जब फॉरेन पॉलिसी मैनेज करते रहे आर्मी चीफ तब वो ठीक होते हैं। लेकिन आज वो मुल्क को एक क्राइसिस से निकालने के लिए एक कॉल करते हैं तो आप फौरन ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि इससे पाकिस्तान की सलामती कमजोर होगी। जी पाकिस्तान की सलामती कोई कमजोर नहीं हो और अल्लाह ना करे कि वो कमजोर हो, लेकिन जो आप बयानिए ले लेते हैं ना, उस बयानियों की वजह से पाकिस्तान हर जगह पे सफारती तौर पे भी कमजोर होता है और पाकिस्तान माशी तौर पे भी कमजोर होता है। तो मुल्क को कमजोर आपके जो वावेला है और आपके बयानात है वो कर रहे हैं, बाकी कोई फोन कॉल नहीं कर सकते। ठीक है ताहिर साहब, आपका क्या कहना है? मैं ये कहूँगा कि देखिए एक चीज़ होती है डिफेक्टो और एक डिजोरे। तो 1988 के बाद हमें सब पता है कि जो हमारे यहाँ ये हुकूमत है इसके अंदर जो मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा होती है सिविल गवर्नमेंट के साथ। और जब मिलिट्री खुद आती है तो जाहिर है वो दे आर कॉलिंग द शॉट्स। और फिर हमने देखा कि वो जेनेवा अकॉर्ड हो या अब पीछे की टॉक्स हों, जितने अहम मौके हों, बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान के दोस्तों से रवाबित हों, सिविलियन लीडरशिप मिलिट्री लीडरशिप मुल्क के वो उस पर काम करती है। न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा इसकी मिसाल है, सी पैक एक मिसाल है। और इमरान ये बरमला कह चुके हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कई दफ़ा कि जब इमरान खान साहब आए तो हमने उनको मदद इस हद तक की कि जो पाकिस्तान के दोस्त से चाइना से लेके अरब ममालिक तक उनसे भी डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल या और ये चीज़ें जो सॉफ्ट लोन्स है वो लेके दिए। तो वो किसी एक शख्स या फ़र्द के लिए नहीं होते, वो पाकिस्तान के लिए उसके अवाम के लिए होते। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत होती है। जब हम ये पैमाना अपनाएंगे कि मेरी हुकूमत वाला आर्मी चीफ अच्छा है और अपोजिशन वाला आर्मी चीफ पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर मुल्क या मामलात आगे नहीं बढ़ते। उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि वो मरबूत एक इकोनॉमिक पॉलिसी वो बनाएं और मुल्क के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें, इकोनॉमिक एजेंडा हो, तो फिर आर्मी चीफ अपने प्रोफेशनल रोल ड्यूटी में आएंगे। अभी ये है कि जो हमारी सियासी जमातें हैं वो इसको जो इकॉनमी के ऊपर जो पोलराइजेशन है उसमें से पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। मईशत की बहाली के लिए वो रियासत का नुकसान करने को तैयार हैं, लेकिन वो सियासत में जो सियासी माजराई है उसको कम करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है चौधरी साहब, क्या कोई इखलाकी या सियासी जवाब है वावेला मचाने का? आपका जवाब क्या है? देखिए आर्मी स्टेट का एक पिलर है। आप एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत से अलहदा नहीं कर सकते, दोनों मिलके रियासत को चलाते हैं। तो ये तो बुनियादी तौर पे काम देखें, अगर आप ये खान साहब के बकौल हम उनका देखें तो ये सिर्फ अगर सियासी क़यादत का काम था तो आप भी सियासी क़यादत में शामिल हैं, आप साथ शामिल होते, हुकूमत के साथ बैठते, मुल्क को मुआशी बदहाली से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करते। लेकिन आपने एक बड़ी पार्टी का सरबराह होने के बावजूद आप रिज़ाइन दे के वहाँ से असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं, मुल्क की मुआशी बदहाली में इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े नहीं हो रहे। तो अगर हमारे रियासती अदारे या आर्मी चीफ इसमें अपना रोल प्ले करते हैं तो मैं तो समझता हूँ काबिल सताइश है उनका रोल, जो कि उनकी जुम्मेदारी में नहीं आता, लेकिन वो फिर भी अदा कर रहे हैं कि मुल्क के लिए मुआशत को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि खान साहब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मलिक साहब ठीक कह रहे हैं कि आर्मी चीफ अगर हमारा हो, हमने लगाया हो तो वो ठीक है, अगर वो हमारे साथ नहीं तो वो गलत है। ये तो बड़ा एक अजीब बात है। आप देखें इस वक्त हमारी मुआशत कहाँ पहुँच चुकी है। आज डॉलर देखें कहाँ पे है, आज पाउंड कहाँ पे है, और हम बुरे तरीके से इस वक्त फंसे हुए हैं और तमाम नज़रें इस वक्त IMF की तरफ लगी हैं। अगर उन्होंने आर्मी चीफ ने अमेरिका को ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपना किरदार अदा करें, IMF से हमें पैसे रिलीज़ करवाएं,
तो इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था खान साहब को जी। कि चले जी मुल्क जो है वो अपने ट्रैक पर वापस आ रहा जी। है। आप बजाय उसके करने के आप उसको क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए हैं। ठीक और है आप आजम साहब, उसको आपका कह जवाब रहे हैं हमें कि ये मौसूल आदमी हो को चुका है। मुदाखलत नाज़रीन, नहीं आज करनी हमने चाहिए। फॉरेन फंडिंग और उसकी जो नतीजा है वो ना आने की वजूहात और इसके अलावा IMF को जिक्र किया है, उसका तस्करा किया अपने पूरे तमाम पैनलिस्ट का। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, शरीला अमार साहिबा, ताहिर नईम मलिक साहब और लाहौर से आजम चौधरी साहब, आपका शुक्रिया। मुझे मदीहा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।